यूनिवर्सिटी का मेरा आखिरी साल चल रहा था जब घर वालों ने साफ कह दिया कि पढ़ाई मुकम्मल होते ही जो भी अच्छा रिश्ता आएगा फौरन मेरी शादी कर देंगे। ये सुनकर मैं सख्त परेशान हो गई क्योंकि मेरा दिल अपने ही क्लास फेलो आदिल के साथ जड़ा हुआ था। अभी तक मैं घर वालों को सिर्फ पढ़ाई का बहाना बनाकर टालती रही थी। आदिल भी मुझे चाहता था। हमारी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के पहले साल में हुई थी। शुरू में हम दोनों एक दूसरे के जज्बात को नहीं समझ पाए थे, मगर फिर एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करने का मौका मिला। वहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, दोस्ती बढ़ी और कुछ ही वक्त में ये दोस्ती मोहब्बत का रूप धार गई। धीरे धीरे हम लोग रात भर बातें करने लगे और फिर इस कदर फ्रैंक हो गए कि कुछ ही वक्त गुजरने के बाद हमारी मुलाकातें भी शुरू हो गईं। हम यूनिवर्सिटी से बाहर भी मिलने लगे। मैं घर वालों से बहाना बनाकर निकल जाती कि मुझे अपनी दोस्त के घर जाकर उसके साथ मिलकर इम्तिहानात की तैयारी करनी है, और वहां से आदिल के साथ कभी लंच करती तो कभी हम लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। आदिल, तुम अपने वालिदैन को मेरे रिश्ते के लिए भेज दो। घर वालों की शादी वाली बात सुनते ही मैंने आदिल से अपनी परेशानी कही और फिर रोज मुलाकात होते मैं इससे पहली बात यही पूछती कि इसने अपने घर वालों से बात की है या नहीं। सना, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं बात कर लूंगा ना। आदिल मुझे झूठी तसालाहें देकर और मैं भी इस पर अंधा एतमाद करके इसकी हर बात मानती चली गई। मैं इस खुशफहमी में थी कि वो मेरे साथ बहुत मुखलिस हैं और शादी सिर्फ मुझ ही से करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सना, तुम ऐसा करना, इस इतवार को तुम घर पे कंबाइंड स्टडीज एग्जीमस की तैयारी का बोल के मारूख की तरफ रात रुकने का बहाना बनाना। मैं तुम्हें वही से पक कर लूंगा। अभी तो 3 रोज तक मैं भी कजिन की शादी में मसरूफ हूँ, लेकिन इतवार को शादी से फारिग होते ही तुम्हें मारूख के घर से पक कर लूंगा। आदिल ने आज ही यूनिवर्सिटी में मुझसे रात की मुलाकात का कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती आदिल, पहले तुम अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेने तो भेजो, बाकी बातें बाद में होंगी। मैं अपने घर के माहौल से भी खूब वाकिफ थी कि मेरी फैमिली ज्यादा आजाद ख्याल नहीं थी, इसलिए मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जो बाद में मेरे लिए पछतावा बन जाए। लेकिन मैं आदिल को खोने से भी डरती थी। उसका मतलब ये है तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं जो एक ही जिद लगाए बैठी हो। अरे बाबा, भरोसा रखो मुझ पर, कहा ना बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स को तुम्हारी तरफ भेजूंगा, फिर क्यों फिक्र करती हो। आदिल ने पहले ही मेरी बात का उल्टा मतलब अखज़ किया, लेकिन फिर शांत हो गया और मुझे मोहब्बत से समझाने लगा। आदिल, तुम क्यों मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे? तुम तो एक लड़के हो, तुम्हें कोई गलत नहीं कहेगा। कल को सब मेरे किरदार पर उंगली उठाएंगे। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब इतनी आसानी से होने दूंगा? किसकी जुर्रत होगी मेरी मोहब्बत पर उंगली उठाए? तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी ही घर वालों को भेजता हूँ। बस तुम इतवार को मुझसे मिलने के लिए तैयार रहना, बाकी बातें बाद में होंगी। आदिल बाकी क्लासेस लिए बिना ही चला गया कि इसे शॉपिंग करनी है और अब वो कुछ रोज यवनी नहीं आएगा क्योंकि इसके कजिन की शादी है अगले ही रोज। क्लासेस के बाद आदिल के दोस्त काशिफ ने मेरा रास्ता रोक लिया कि इसे मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। आदिल तो आया नहीं था, मुझे लगा इसने आदिल के बारे में ही कोई बात करनी होगी। मैं इसको यूं रास्ता रोक के राजदाराना बात करने के अंदाज से यही समझी थी कि शायद इसे आदिल ने कोई पैगाम दिया, इसीलिए मैं खामोशी से इसके साथ चल पड़ी। गाड़ी में बैठो सना, फिर तुम्हें सब बताता हूँ। वो मुझे पार्किंग की तरफ ले गया और अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। बात किया है ये तो बताओ, मुझे फिक्र हो रही है। आदिल, तो ठीक है ना, मुझे अब आदिल की फिक्र होने लगी थी। सब ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, फिर आराम से बात करते हैं। मैं इसकी बात सुनकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई कि इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। काशिफ कुछ बता भी तो नहीं रहा था। अब जल्दी से बताओ, बात किया है? मैंने गाड़ी में बैठते ही फिर से सवाल किया। सब्र रखो, थोड़ी ही देर में सब पता चल जाएगा। काशिफ ने ये बात कहते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी और यूं मेरी फिक्र बढ़ने लगी। काशिफ, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे इसकी मुसलसल खामोशी खिलने लगी थी कि आखिर बात किया है। वो आज आम दिनों से बहुत मुख्तलिफ बिहेव कर रहा था। वो फिर भी ना बोला और खामोशी से ड्राइव करता रहा और आखिर कुछ देर की मुसाफत तय करने के बाद वो मुझे एक फार्म हाउस पे ले आया था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? काशिफ, कुछ बताते क्यों नहीं हो? मैं अब गुस्से से चिल्ला उठी थी कि आखिर वो कुछ बता क्यों नहीं रहा। अंदर चलूं तुम्हारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। काशिफ की बात सुनकर दिल ने अजीब वसवसों में डाल दिया कि मैंने यहाँ काशिफ के साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कुछ नहीं जाना, बस तुम मुझे वापस छोड़ दो। मैंने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया और वापस जाने की जिद लगा ली थी। मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो, चुपचाप मेरे साथ अंदर चलूं वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। काशिफ ने मेरी बात सुनकर मुझे धमकाना शुरू कर दिया था। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। मुझे लगा कि मैंने इस पर भरोसा करके इसके साथ यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मुझे इस के सामने कमजोर भी तो नहीं पड़ना था कि एक मर्द औरत को कमजोर देखकर फिर उसकी कमजोरी का फायदा उठाने में देर नहीं लगाता। लिहाजा मैंने भी दिल को समझाया और खुद को इसके सामने मजबूत
जाहिर किया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस अंदाज में बात करने की। रुको मैं अभी आदिल को फोन करती हूँ, वो खुद तुम्हें देख लेगा। उसकी धमकी के जवाब में मैंने फौरन पर्स से अपना मोबाइल निकाला और आदिल को कॉल करने ही वाली थी कि काशिफ ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और फिर कुछ कहने सुनने का मौका दिए बिना वो मुझे बाजू से पकड़कर गाड़ी से निकाल कर घसीटते हुए अंदर ले गया। काशिफ, ये क्या बदतमीजी है। काशिफ ने एक कमरे में ले जाकर जैसे ही मेरे बाजू को अपनी गिरफ्त से आजाद किया, मैं हल्क के बिल चलाई थी और साथ ही गुस्से के आलम में इसकी रुखसार पर एक थप्पड़ जड़ दिया। इसने अपने रुखसार पे हाथ रख कर बेयकीनी से मुझे देखा, लेकिन अगले ही लम्हे कुछ कहे बना इसने कोट की जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। पहले तो मैं मुताज्जिब निगाहों से इसे और फिर लिफाफे को उलट पलट कर देखने लगी। आदिल ने तुमसे मिलने के लिए बोला है ना, ये हमाकत हरगिज ना करना वरना बहुत पछताओगी। काशिफ ने वो लिफाफा मुझे थमाते साथ ही सवाल किया तो लिफाफे से निगाह हटाए मैं अब इसे देखने लगी। मैं इससे मिलूं या ना मिलूं उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की हरगिज जरूरत नहीं है, बेहतर है तुम अपने काम से काम रखो। मैंने इसका दिया हुआ लिफाफा खोले बना ही मेज पर पटकते हुए इसे टका सा जवाब दिया, वो तुमसे शादी नहीं करेगा, तुम इसके लिए महज वक्त गुजारी का सामान हो। वो बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके मुड़ के भी नहीं देखेगा और तुम बहुत पछताओगी। काशिफ ने आदिल की हकीकत को मुझ पर आश्का किया, लेकिन मेरी आंखों पे तो आदिल ने अपनी मोहब्बत की ऐसी पट्टी बांध रखी थी कि मुझे इसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। फिर कैसे काशिफ के बात पर यकीन करती। जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तुम सिर्फ आदिल से जेलस होकर ये सब कह रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि तुम मुझसे दोस्ती के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मैंने तुम्हारी बजाय आदिल का इंतखाब किया था, इसलिए तुम इस बात का बदला निकाल रहे हो। मैंने इसकी किसी भी बात पर यकीन करने की बजाय इसे ही गलत करार दे दिया। जानता था कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो, मगर इस कदर बेवकूफ होगी इस बात का अंदाजा नहीं था। एक इंसान तुम्हें खाई में गिरने से बचा रहा है, मगर तुम हो कि अंधी खाई में गिरने को बजिद हो। मैं सना खुशफहमियों की दलदल से निकल आई, क्योंकि जो मैं बता चुका वही सच है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो पहला सबूत इस लिफाफे में बंद पड़ा है। जब काशिफ ने मुझे वो लिफाफा खोलने का इशारा किया तो बना ताखीर किए मैंने वो लिफाफा चाक किया तो अंदर से चंद तस्वीरें बरामद हुई, जिन्हें देखकर तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। वो आदिस की और मुख्तलिफ लड़कियों की तस्वीरें थी, लेकिन मुझे हैरानी तो इस बात पर थी कि काशिफ के पास ये तस्वीर कहाँ से आई। मुझे लगा कि ये काशिफ की कोई साजिश है, मुझे आदिल से बदजन करने के लिए। घटिया इंसान, कैसे दोस्त हो तुम के अपने ही दोस्त की मोहब्बत के दुश्मन बन गए हो। शर्म आ रही है कि नहीं? क्यों कर रहे हो ये सब ड्रामा? में फिर से काशिफ पर इल्जाम धरने लगी। मुझे शर्म क्यों आएगी? इसलिए कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यकीनन डूब मरने का मकाम है, लेकिन उन लड़कियों के लिए जिनकी ये तस्वीरें हैं, उनके घर वाले उन पर कितना भरोसा करते होंगे। इसलिए तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि इस शातिर इंसान की मोहब्बत के धोखे से निकल आओ, वरना उन तस्वीरों में जल्द ही तुम्हारी तस्वीरें भी शामिल होंगी और तुम्हारी जिंदगी में पछतावा होगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। काशिफ बोलता जा रहा था और मैं इसे हैरानी के साथ खड़ी चुपचाप इसे सुनती जा रही थी। वो तस्वीरें देख के पहले तो मैं यही समझी थी कि शायद काशिफ कोई गेम खेल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो तो मेरा खैरखा था, मेरी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। वो वहां खड़ा मुझे इस गलती पर डांट रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो किया रहा है। पूछोगी नहीं, ये तस्वीर मेरे पास आई कहाँ से? मुझे हैरत का मुजस्समा बना देखकर काशिफ ने मुझसे दरियाफ्त किया। ये तस्वीर मैंने नहीं बल्कि आदिल ने ली है, और जानती हो इसने ये तस्वीर क्यों ली है? काशिफ ने मुझे दोनों कलाइयों से पकड़कर मेरी आंखों में आंखें डालकर एक नया इंकिशाफ किया तो मुझे अपनी समातों पर यकीन न आया। झूठ बोल रहे हो तुम, आदिल ऐसा कर ही नहीं सकता, और वो भला ऐसा क्यों करेगा? मैंने अभी भी सारा मलबा काशिफ पर गिराया, इसे ही कसूरवार ठहराया कि गलत आदिल नहीं है बल्कि तुम हो जो ये झूठी तस्वीरें पेश करके इसकी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो। तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं जो खुद अपनी जिंदगी तबाह कर लेती हैं। कल शाम में आदिल के साथ ही था, उसकी गाड़ी में हम एक दोस्त की तरफ गए थे। रास्ते में वो एक दोस्त से मिलने के लिए गाड़ी से उतर गया और मैं कॉल पर एक दोस्त के साथ बात करने में मसरूफ हो गया। बात करते करते अचानक से मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी, वहां ये लिफाफा पड़ा था। मैंने बात करते करते यूं ही ये लिफाफा उठा लिया और जब इसे खोल कर देखा तो हैरान रह गया। जानती हो आदिल ने ये सब क्यों किया? क्योंकि वो तुम्हारी तरह उन लड़कियों से भी कोई मोहब्बत वबूत नहीं करता। हाँ, मोहब्बत का दावा जरूर करता होगा जब ही वो आदिल के इतना करीब आई होगी कि अब वो इसके हाथों के पुतली बनी बैठे हैं। वो उन्हें तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करता है और अपने इशारों पर नचाता है। ये सारी बातें खुद आदिल ने मुझे बताई। जब मैंने उन तस्वीरों के बाबत इसे इस्तफसार किया तो इसने ये सब कुछ मुझे बताया।
तुम्हारे साथ भी वो महज वक्त गुजारी कर रहा है, तुमसे भी एक मुलाकात करेगा, खुफिया तस्वीरें बनाएगा और फिर कल को ब्लैकमेल करे। ये तस्वीरें इसने ब्लैकमेल करने के लिए ही रखी है कि जब इससे इन लड़कियों को अपने इशारों पर नचाना होगा, वो उन तस्वीरों के जरिए उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके अपनी हर बात बआसानी मनवा सके। फिर चाकर आना चाकर वो इसकी हर गलत बात भी मानती चली जाएंगी कि कहीं आदिल उनकी ये तस्वीरें घर वालों से शेयर ना कर दे, और फिर उन्हें ये डर लगा रहेगा कि घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा। इसलिए इसकी हर नाजायज बात मानने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन मुझे एक बात की समझ आज तक नहीं आई कि जिस चीज से लड़कियां अपना सब कुछ गिनवाने की बात डरती हैं, हमाकत करने से पहले ये खौफ कहाँ चला जाता है, वो क्यों इस कदर बेबाक हो जाती हैं कि घर वालों की इज्जत को तो छोड़ अपनी इज्जत ही नीलाम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। बाद में पछताने से क्या हासिल, अगर पहले ही आंखें खिली रखती तो किसी की जुर्रत हो ऐसी हरकत करें। लेकिन तुम जैसी लड़कियां आदिल जैसे लड़कों की मोहब्बत के झांसे में आकर उन्हें खुद मौका फराहम करती हैं कि आबैल मुझे मार, फिर बाद में रोना धोना कैसा। तुम्हें क्या लगा था मैं भी तुम्हारे इस 2 नंबर हीरो की तरह हूँ जो यहाँ तुम्हें लाकर उसके जैसे नीचे हरकत करूंगा। मैंने जैसे ही महसूस किया कि आदिल तुम्हारी तरफ और तुम आदिल की तरफ कदम बुढ़े आ रही हो, मैंने तब तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो कि जायज नहीं था। लेकिन मैं तुम्हें एतमाद में लेकर आदिल की हकीकत के बारे में आगाह करना चाहता था। जब तुमने वो हाथ झटक दिया तो मैंने तुम्हारी दोस्त महरूक के जरिए तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि जहां तुम्हारे कदम जरा से लड़खड़ाए तुम बहुत बुरा फंसो गए। लेकिन तुम तो इसकी झूठी मोहब्बत की पट्टी आंखों पे बांध के यूं अंधी हो गई थी कि ना तो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा था और ना कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें तो बस यही लग रहा था कि एक आदिल ही पूरी दुनिया में ठीक है, बाकी सब गलत है। तुमने महरूक से दोस्ती तोड़ने की बात की तो मैंने इसे खामोश करवा दिया कि वो अब तुमसे कुछ न कहे, कम अज कम उसके जरिए मुझे तुम्हारे बारे में पता तो चलता रहे। दूसरी तरफ तुम इस शख्स पे भरोसा करके अंधी खाई में कूदने को तैयार हो गई। महरूक ने मुझे बताया था कि तुम्हारी फैमिली आजाद ख्याल नहीं है, और अगर उन्हें भनक भी पड़ गई कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी में किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो तुम्हारी खैर नहीं। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो शायद तुम्हारे भाई गैरत के नाम पर तुम्हारा कत्ल ही कर डालें। काशिफ अच्छी खासी भड़ास निकालने के बाद खामोश हो गया था और मैं खामोशी की तस्वीर बने अश्क बहाने में मशगूल थी। वो ऐसा नहीं करेगा, इसने कहा है, वो मुझसे शादी करेगा और बहुत जल्द वो अपने घर वालों को भी मेरे घर रिश्ते के लिए भेज देगा। मैंने काशिफ की इतनी बातें सुनने के बाद भी हल्की सी उम्मीद दिल में रखते हुए आदिल की तरफदारी की। जवाब में काशिफ ने मेरी बात पे कहा लगाया, कोई इस कदर अहमक कैसे हो सकता है? तस्वीरें देखने के बाद भी तुम ये सोचती हो कि वो तुमसे शादी करेगा? होश में आ जाओ सना, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि इसे सिर्फ वक्त गुजारी के लिए तुम्हारा साथ चाहिए था, दिल बहलाने के लिए खिलौना चाहिए था। शादी तो इसकी किसी और से तय है। खैर तुम्हारी ये खुशफहमी भी मैं अभी दूर कर देता हूँ। ये कहकर काशिफ ने आदिल के नंबर पर कॉल करते ही कॉल स्पीकर पर डाल दी थी। यार काशी कहाँ रह गया है? तुम सब यहाँ पहुँच चुके हैं, तुम कहाँ हो? जल्दी पहुँचो। दूसरी तरफ से आदिल की आवाज कानों में पड़ी तो मैंने ना समझी से काशिफ को देखा। कहाँ पहुँचना है? मैं कुछ समझा नहीं आई। काशिफ ने मेरी तसल्ली के लिए आदिल से सवाल किया, यार भूल गए हो आज मेरी मंगी की तकरीब हो रही है मेरी कजिन से, इसलिए तो यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रहा। तुम्हें बताया तो था, तुम फिर भूल गए। आदिल की बात सुन के मुझे अपनी समातों पे यकीन नहीं आया था। लेकिन यार आदिल वो सना का किया होगा। काशिफ ने मेरी तरफ देखकर आदिल से पूछा, ताका मेरे दिल में अगर कोई खुशफहमी है भी तो इसे दूर कर लूं, उसका क्या होना है? यार ऐसी लड़कियों से रिश्ता थोड़ी बनाया जाता है। आज इसे अपने घर वालों की इज्जत की परवाह नहीं है तो कल वो मेरी इज्जत का पास रखेगी। छोड़ो इसे और तुम जल्दी पहुंचो। आदिल ने जवाब दिया तो मैं हक्का बका रहगी, मगर यार वो तो तुम्हारे साथ मुखलिस थी ना, तुम्हें नहीं लगता तुमने इसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है? काशिफ ने इसे समझाने के अंदाज में कहा, मैंने नहीं, बल्कि इस जैसी लड़कियां खुद अपनी जिंदगी खराब करती है। लड़के तो जहां मौका मिलता है वहां ट्राई करते हैं कि शायद वक्त गुजारी के लिए कोई चिड़िया हाथ लग जाए। अच्छी लड़कियां कभी भी हम जैसे लड़कों को घास नहीं डालती, मगर सना जैसी कम अक्ल लड़कियां फौरन से हमारे झांसे में आ जाती हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर? अब तुम उसकी तरफदारी करना छोड़ो और यहाँ पहुँचो। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सना वो ही काटेगी जो इसने बोया है। ये कहकर आदिल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी, जबकि मैं अभी तक हैरान और परेशान सी खड़ी थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। मैं जिसमें अब तक जी रही थी वो हकीकत नहीं बल्कि शराब था। हकीकत तो बहुत तल्ख थी जो अब मुझ पे वाज़ेह हुई थी। मैंने काशिफ से अपना मोबाइल वापस लिया और रोते हुए इसके बंगले से बाहर निकल आई। वो मेरे पीछे आया और कहा कि मेरी हालत ठीक नहीं लग रही, वो मुझे घर से कुछ फासले पे छोड़ देता है। लेकिन मैंने इसकी बात सुनने की बजाय तेज तेज कदम उठाए और मेन रोड पर
पहुंचते ही ऑटो लिया और घर आ गई। इसी रोज मैंने आदिल का नंबर बिलविक कर दिया और इस छूटी मोहब्बत पर फातिहा पढ़कर खुदा का शुक्र अदा किया कि इसने मजीद नुकसान से बचा लिया। इसके बाद आदिल ने यूनिवर्सिटी में मुझसे राब्ता बहाल करने की बहुत कोशिश की और इस बेरखी और राब्ता मुंतका करने की वजह पूछी। मैंने इसे एक ही बात कही कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता मेरे कजिन से तय कर दिया है, इसलिए मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं इस जैसे घटिया इंसान से कोई बहस नहीं करना चाहती थी कि गलती सरासर मेरी अपनी ही थी। मैंने इस जैसे इंसान पर भरोसा ही क्यों किया। मैंने सब कुछ खुदा की जात पर छोड़ दिया था। उसकी ढिठाई की यह हद थी कि वो अब भी मुझसे रास्ता रोक कर यही पूछता था कि वो कैसे भूल सकता है मुझे। मैं इसके ड्रामे पर इस्तेज़ा मुस्कराती और आगे बढ़ जाती। इसे जवाब देना जरूरी ही नहीं समझती थी और यूं थोड़े अरसे में ही हमारा लास्ट सेमेस्टर भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। फिर जैसे ही मेरे लिए पहला रिश्ता आया, घर वालों को लड़का और उसकी फैमिली दोनों ही पसंद आ गए। उन्होंने थोड़ा सा वक्त लेकर इस लड़के के बारे में जांच पड़ताल की और फिर हाँ कह दी। मैं जल्द ही शादी होकर पियादीस सुधार गई। शादी की पहली रात में मैं दिलेना बनी अपने कमरे में बैठी थी। जब कदमों की चाप ने मुझे मुतवज्जे किया तो मेरी धड़कनों में एक तलातुम बर्पा हो गया, क्योंकि दरवाजा बंद होते ही धीरे धीरे वो चाप मुझे नजदीक से सुनाई देने लगी। मैं निगाहों को झुकाए पलकों की झालर गिराए बैठी थी जब मेरा हम सफर मेरे रूबरू हुआ बैठा। बहुत खूबसूरत लग रही हो सना, ये आवाज तो मैं पहले भी सुन चुकी थी। शनासा आवाज पे मैंने बेसाख्ता ही निगाहें उठा के सामने बैठे शख्स को देखा तो वो काशिफ ही था। मैं तो साकित रह गई। पहली बार जब इसके घर वाले रिश्ते के लिए आए थे, काशिफ साथ नहीं आया था। उसके घर वालों ने उज़्र तराशा कि आज इसकी ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी। काशिफ पढ़ाई के बाद अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा था। फिर जब मेरे घर वाले उनके यहाँ लड़के को देखने गए तो घर वालों ने तो इसे देख लिया था, लेकिन मैं इस सारे मामले में महरूम रह गई थी। मेरी भाभी अपने मोबाइल में काशिफ की तस्वीर खींच लाई थी, लेकिन मैंने देखने से साफ इनकार कर दिया कि बस अब लोगों ने पसंद कर लिया है तो ठीक है, मुझे भी पसंद है। मैंने लड़के को देखने से शॉपिंग तक अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। मेरी भाभी ने मुझे उदास देखकर पूछा, किया तुम किसी और को पसंद करती हो? और मैं साफ इनकार कर गई कि ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोगों से दूर जाने का ख्याल मुझे उदास कर रहा है। उन्हें क्या बताती कि एक फरेबी की झूठी मोहब्बत की डसी हुई हूँ। फिर लड़के का नाम काशिफ था। ये जानकर भी मुझे ये ख्याल नहीं आया कि वो यूनिवर्सिटी वाला काशिफ भी हो सकता है, क्योंकि मेरा ध्यान तो इस धोखे और तकलीफ से निकल ही नहीं पा रहा था। फिर कैसे कुछ और सोच पाता काशिफ तुम? मैंने सामने बैठे काशिफ को देखकर हैरत से पूछा, हाँ सना, मैं तुमसे बहुत पहले से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कभी इजहार का मौका ही नहीं मिल सका। और मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती, इसलिए तुम्हें क़ीदो पाबंद नहीं किया। जब मुझे इल्म हुआ कि तुम किसी और में दिलचस्पी रखती हो तो मैं पीछे हट गया। सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने आदिल से दोस्ती कि इसके करीब रहकर जान सकूं कि वो कैसा इंसान है। और यकीन करो, मुझे जैसे ही इल्म हुआ मैंने तुम्हें इससे दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर जब तुम्हें इसकी हकीकत मालूम हुई तो तुम खुद ही पीछे हट गई। फिर तालीम मुकम्मल होते ही मैंने घर वालों से बात करके तुम्हारी तरफ रिश्ता भेजा और उन्हें भी तुम पहली ही नज़र में पसंद आ गई। खैर, गुज़िश्ता बातों में कुछ नहीं रखा, भूल जाओ अपने माजी को और मुझसे वदा करो कि तुम मेरे साथ आज बल्कि अभी से एक नए रिश्ते का आगाज पूरे दिल से करोगी। काशिफ ने मोहब्बत भरे लहजे में कहते हुए अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ाया तो इससे वदा करते हुए मैंने अपना मेहंदी लगा हाथ उसके हाथ में रख दिया। काशिफ ने मुझे अंगूठी पहनाते ही मेरे हाथ पे बोसा दिया, जबकि मैं अभी तक हैरान थी कि मर्द का इतना बड़ा ज़र्फ कैसे हो सकता है। वो मेरा माजी जानकर भी मुझे पूरे दिल से कबूल कर रहा था। खैर, मैंने भी गुज़िश्ता तमाम बातों और यादों को दफन करके काशिफ का साथ दिल से कबूल कर लिया था और वक्त ने साबित किया कि वो शख्स वाकई मेरे साथ मुखलिस था। वाकई इसका इतना बड़ा ज़र्फ था कि इसने कभी मुझे माजी के हवाले से कोई ताना नहीं दिया। मैं बहुत खुश थी और खुदा का शुक्र अदा करते हुए नहीं थकती थी कि इसने मुझे इतने अच्छे इंसान का साथ नसीब किया। हमारी शादी को साल हो चुका है, हम आज बहुत खुश हैं। अल्लाह पाक ने हमें अपनी रहमत से नवाजा है। काशिफ भी बहुत खुश है। बेटी की शॉपिंग करते हुए माल में मुझे मेरी दोस्त महरूक मिल गई, जिसे मैं अपने साथ घर ले आई। इसने मुझे बताया कि इसका रिश्ता आदिल के चचाजाद अनस से तय हो चुका है और बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। महरूक ने मुझे बताया कि आदिल ने जिस लड़की से शादी की थी वो अच्छी लड़की नहीं थी। वो शादी के बाद भी किसी से राब्ते में थी और फिर उससे खुफिया मुलाकातें भी करती थी। जब ये बात आदिल को पता चली तो इसने शादी के 2 माह बाद ही अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब इसने दूसरी जगह शादी की है, लेकिन अब दूसरी बीवी से भी उसकी नहीं बुनती। आए रोज किसी ना किसी बात पर झगड़े होते रहते हैं। तब मैंने सोचा कि दूसरों की जिंदगियों में आग लगाकर इंसान को कहाँ सुकून मिलता है। मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा था और उसने मेरे लिए बेहतरीन फैसला किया। लेकिन मैं उन तमाम लड़कियों से ये कहना चाहूंगी जो ये वीडियो देख रही हैं कि
किसी के हिस्से में काशिफ जैसा ज़र्फ रखने वाला मर्द नहीं आता। खुदारा अपने आप को निकाब में छुपे भेड़ियों से बचाएं और ना मुहर्रम की मोहब्बत में मुब्तला ना हों कि सिवाय आपको रुसवाई के कुछ नहीं दे गई। अल्लाह पाक हर लड़की की इज्जत को महफूज रखे।